हाँ, नमस्कार साथियों। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक है योजना आयोग और नीति आयोग में तुलनात्मक अध्ययन। पहले जो योजना आयोग हुआ करता था, अब 1 जनवरी 2015 से वो नीति आयोग में परिवर्तित हो गया है। अतः इस योजना आयोग में, नीति आयोग में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या विभिन्नताएं हैं, तो दोनों की कंपैरेटिव स्टडी हम करेंगे। क्यों ये बदलाव किया गया, क्यों योजना आयोग को हटाया गया और उसकी जगह नीति आयोग लाया गया, इन सब चीज़ों का अपन दोनों की और तुलना में जानेंगे। तो मित्रों, अपन शुरू करते हैं। योजना आयोग यानी प्लानिंग कमीशन, और अब है ये नीति आयोग। जो योजना आयोग था वो बदल गया है अब किस में, नीति आयोग में। और ये नीति पॉलिसी वाला नीति एक तरह से उस अर्थ में भी, और वैसे इसकी फुल फॉर्म है शॉर्ट नीति। और इसका विस्तार जो है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और हिंदी में इसका पूरा नाम जो है वो है राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। नीति से फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और हिंदी में है राष्ट्रीय परिवर्तन संस्थान। और ये पहले क्या हुआ करता था, योजना आयोग। योजना आयोग का जो गठन है वो हुआ था 15 मार्च 1950 को। 15 मार्च 1950। और ये गठन किसकी रिकमेंड पे हुआ था? इसका गठन हुआ था नियोगी समिति की सिफारिश पर। केसी नियोगी समिति की सिफारिश पर। केसी नियोगी कौन थे? हमारे फर्स्ट फाइनेंस कमीशन, प्रथम वित्त आयोग के क्या थे, ये अध्यक्ष थे। इससे पहले इन्होंने योजना आयोग गठित करने की सिफारिश की थी, जिसे भारत सरकार ने मान लिया, और 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन हो गया। लेकिन 1 जनवरी 2015 को इस योजना आयोग को समाप्त कर और अब क्या बना दिया गया है, नीति आयोग। तो नीति आयोग कब से अस्तित्व में आ रहा है? 1 जनवरी 2015 है। अब ये योजना आयोग 1 जनवरी 2015 से किसकी जगह ले ली इसने? इसकी नीति आयोग ने योजना आयोग की जगह ले ली है। अतः पुनः एक बार देखिए, 15 मार्च 1950 को गठित योजना आयोग को परिवर्तित कर दिया नीति आयोग से। कब? 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग का गठन था 15 मार्च 1950। किस समिति की सिफारिश पे था? नियोगी समिति की सिफारिश पे था। नियोगी कौन थे? केसी नियोगी थे, और ये हमारे प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। नीति का विस्तार क्या है? नेशनल
इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। अब इस योजना आयोग को समाप्त कर और नीति आयोग लाए जाने के पीछे का क्या रहस्य है कि क्यों इस योजना आयोग को खंडित किया गया, समाप्त किया गया और नीति आयोग लाया गया। 2014 में और संघ में सरकार का परिवर्तन होता है और मौजूदा प्रधानमंत्री का ये मानना था कि योजना आयोग जो था वो संघात्मक व्यवस्था के अनुकूल नहीं है, अर्थात वो सहयोगी संघवाद जो है उस भूमिका पे खरा नहीं उतरता। अतः हम इसको भंग करके और हम राज्यों को और संघ को मिला करके काम करने वाले हैं, ये एजेंडा लेकर के चलना और अंततः इसका नाम बदल दिया गया है। कितना सहयोगी संघवाद स्थापित हुआ, कितने संघ और राज्य, केंद्र और राज्य मिलके काम किए, ये आप सब जानते हैं। अतः इसका एक एक तुलनात्मक अध्ययन हम करेंगे। यदि हम देखें पहली तुलना का बिंदु कि प्लानिंग कमीशन हो और चाहे आपका नीति आयोग हो, तो यदि हम देखेंगे इनकी प्रकृति कैसी है, तुलना का पहला बिंदु कि नेचर कैसी है, स्वरूप कैसा है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल है कि ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है। अर्थात दोनों ही आयोग, चाहे वो आपका योजना आयोग हो और चाहे वो आपका नीति आयोग हो, दोनों ही आयोगों की प्रकृति कैसी है, संविधानेतर है। दोनों ही आयोग कैसे आयोग हैं, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल हैं। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अर्थात संविधान में उल्लेख नहीं है। मित्रों ध्यान दीजिए, ये शब्द आप जब यूपीएससी परीक्षा देने जाते हैं तब मिलता है, लेकिन यदि हम आरपीएससी का एग्जाम देते हैं तब हमें ऑप्शन में मिलता है क्या, गैर संवैधानिक। गैर संवैधानिक, वास्तव में इसको हमें ये बोलना चाहिए, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल संविधानेतर, अर्थात संविधान में ना तो योजना आयोग का उल्लेख है और ना ही नीति आयोग का उल्लेख है। अर्थात इस संविधान से बाहर की संस्थाएं हैं, संविधान में इनका उल्लेख नहीं है। अतः दोनों की प्रकृति क्या है, एक समान है। अंतर जहां आएगा वो मैं लिखूंगा, समानता जहां तक आएंगी वो पढ़ते जाएंगे। नंबर 2, तुलना का दूसरा बिंदु कि इसका गठन कैसे होता है, चाहे वो योजना आयोग हो चाहे वो नीति आयोग हो, इनका गठन कैसे होगा। तो इनका गठन दोनों का एक समान है। मंत्रिमंडल के लिखित संकल्प पर, चाहे नीति आयोग हो और चाहे आपका प्लानिंग कमीशन हो, योजना आयोग हो, दोनों का एक समान प्रोसेस है गठन का। मंत्रिमंडल के लिखित संकल्प पर, या इसको बदल देगा और क्या कहेगा, कैबिनेट के लिखित प्रस्ताव पर। कैबिनेट के लिखित प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल को उसने किससे काउंटर एस्टैब्लिश कर दिया है, कैबिनेट से। हम पढ़ चुके हैं पूर्व की क्लासों में कि मंत्रिमंडल और कैबिनेट एक दूसरे के क्या हैं, पर्यायवाची हैं। या कार्यकारी आदेश द्वारा, बाई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, या कार्यपालिका के लिखित, कार्यपालिका के लिखित संकल्प पर। चाहे योजना आयोग हो चाहे नीति आयोग हो, दोनों का गठन एक समान है।
मंत्रिमंडल या कैबिनेट, दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। पेपर सेटर कभी मंत्रिमंडल का लिखित संकल्प देता है ऑप्शन में, कभी कैबिनेट के लिखित प्रस्ताव पर देता है, और जटिल बनाता है तो क्या दे दिया, बाई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, कार्यकारी आदेश द्वारा। अर्थात कार्यपालिका क्या है, सरकार, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद का छोटा भाग मंत्रिमंडल, और कार्यपालिका के लिखित संकल्प पर। अर्थात एग्जीक्यूटिव बॉडी कौन सी है, गवर्नमेंट है, भारत सरकार है, तो उसके संकल्प पर। तो इन चारों में कोई भी एक ऑप्शन में आपको देगा कि बताइए, चाहे वो योजना आयोग के लिए पूछे चाहे नीति आयोग के लिए, कि इनका गठन कैसे हुआ था, तो इनका गठन हुआ है मंत्रिमंडल के लिखित संकल्प पर। तीसरा बिंदु, अध्यक्ष और अध्यक्ष भी पदेन। इसके नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष, चाहे वो आपका प्लानिंग कमीशन हो चाहे वो आपका नीति आयोग हो, दोनों के ही पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नीति आयोग या पूर्ववर्ती योजना आयोग के क्या होंगे, पदेन अध्यक्ष होंगे। अब आपने ये नाम कई जगह पढ़ा है क्या, कि प्रधानमंत्री पदेन अध्यक्ष होते हैं, या उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे, प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद के पदेन अध्यक्ष होंगे, प्रधानमंत्री आपके नीति आयोग या योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होंगे। हर जगह एक पदेन शब्द आता है। व्हाट इज द मीन ऑफ एक्स ऑफिसियो आता है। इसको हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं एक्स ऑफिसियो। अब इससे समझ में आ जाएगा आपके, पदेन हिंदी में नहीं समझ में आ रहा, यहां अंग्रेजी समझ जाएंगे आप। एक्स ऑफिसियो अर्थात अपने ऑफिस के अतिरिक्त दूसरा पद कोई व्यक्ति संभालता है तो वो कहलाता है पदेन। एक्स ऑफिसियो, एक्स ऑफिसियो और चेयरमैन, पदेन अध्यक्ष, राज्यसभा, उपराष्ट्रपति। प्रधानमंत्री एक्स ऑफिसियो अध्यक्ष होंगे किसके, नीति आयोग के। मूल पद क्या है, प्रधानमंत्री, लेकिन प्रधानमंत्री अपने मूल पद के साथ किसी अतिरिक्त आयोग, संस्था या किसी समिति के अध्यक्ष होते हैं तो वो पदेन अध्यक्ष कहलाएगा। अर्थात पदेन किसको कहेंगे हम, पद के अतिरिक्त दूसरे पद, पद के अतिरिक्त दूसरे पद को संभालना। यदि आपका मूल पद कोई और है और उसके अलावा आप किसी दूसरे पद का दूसरा पद ग्रहण कर रहे हैं, इट मीन्स आप वहां क्या हैं, पदेन हैं। अतः पदेन अध्यक्ष चाहे वो योजना आयोग हो चाहे वो नीति आयोग हो, दोनों के कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। चौथा बिंदु, उपाध्यक्ष। चाहे नीति आयोग हो चाहे वो आपका प्लानिंग कमीशन हो, एक उपाध्यक्ष होता है और इसकी नियुक्ति जो है, इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, प्रधानमंत्री। इस उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री स्तर का दर्जा दिया जाता है। और यदि हम फर्स्ट और लास्ट की बात करें तो दोनों में अंतर आ जाएगा कि प्लानिंग कमीशन के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा। और लास्ट कौन रहे, मोंटेक सिंह आहलूवालिया।
लेकिन नीति आयोग में पूछे कि इसके फर्स्ट कौन थे उपाध्यक्ष, अरविंद पनगड़िया। और वर्तमान में है सुरेश के बेरी। यदि हमसे पूछे कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष प्रथम अध्यक्ष तो जवाहरलाल नेहरू। प्रथम उपाध्यक्ष पूछे तो गुलजारीलाल नंदा। और लास्ट कौन थे, मोंटेक सिंह आहलूवालिया। यदि हमें पूछे कि नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष कौन था, अरविंद पनगड़िया। और वर्तमान में कौन है, सुरेश के बेरी। अर्थात यहां तक कोई अंतर नहीं है, योजना आयोग भी सेम और नीति आयोग भी सेम। नेक्स्ट, नंबर 5, प्लानिंग कमीशन में एक सचिव हुआ करता था और ये सचिव सीनियर IAS होता था। और नीति आयोग में भी एक IAS होता है, बस उसका पदनाम बदल गया है और पदनाम उसका क्या है, CEO, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। और ये भी क्या होता है, ये भी सीनियर सुपर टाइम स्केल का अनुभवी व्यक्ति जो IAS होता है उसको लगाते। यहां भी कोई अंतर नहीं, दोनों तरफ ही क्या है, IAS। बस यहां ये सचिव कहलाया करता था, यहां ये क्या कहला रहा है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहला रहा है वो IAS ही है। यहां 50 से लेकर के और बहुत सारे IAS समय समय पर काम करते रहे, रिटायर होते गए। ये नया बना है नीति आयोग। अतः यहां आपसे पूछेगा कि बताइए प्रथम कौन थे भाई, नीति आयोग के प्रथम CEO कौन थे, तो इसके प्रथम CEO थी सिंधु श्री खुल्लर। और वर्तमान में कौन है, बदल गए हैं, परमेश्वर अय्यर की जगह और नए आ गए हैं, वो हैं BV के सुब्रमण्यम। BV के सुब्रमण्यम इस समय क्या है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नीति आयोग। यहां सचिव 50 से लेके 2014 तक खूब बने। अगला अंतर, यहां दोनों के और व्यवस्था में अंतर है। योजना आयोग की एक अनुषंगी संस्था थी, बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था। आगे के पेज पे ले लेता हूं मैं इसको। अनुषंगी संस्था, प्लानिंग कमीशन में शॉर्ट में आप इसको NDC कहते थे और पूरा नाम इसका क्या था, राष्ट्रीय विकास परिषद। कब गठित हुई थी, 6 अगस्त 1952 को। अतः ध्यान रखना, योजना आयोग की सहयोगी संस्था राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब होता है, 6 अगस्त 1952 को। और नीति आयोग की अनुषंगी संस्था का नाम क्या है, शासी परिषद। शासी परिषद, गवर्निंग काउंसिल। और ये नीति आयोग के साथ ही अस्तित्व में आ गई थी। अतः उधर तो क्या है, गवर्निंग काउंसिल, इधर क्या है, NDC। इन दोनों में
क्या समानताएं हैं, बस नाम बदल गया है। अभी यदि हम बात करें कि भाई इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो इसके पदेन अध्यक्ष भी कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। फिर इसके सदस्यों में संघीय कैबिनेट मंत्री प्लस राज्यों के मुख्यमंत्री, यूनियन टेरिटरी यानी संघ शासित क्षेत्रों के उपराज्यपाल या प्रशासक। प्रधानमंत्री यहां भी पदेन अध्यक्ष हैं, सदस्य उसका पूरा कैबिनेट है, साथ में सभी भारत के राज्यों के मुख्यमंत्री और यूनियन टेरिटरीज के लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर कहीं है तो वो। अतः जब योजना आयोग की बैठक होती थी, एनडीसी की अलग बैठक होती थी, तो उसमें सभी सदस्य भाग लिया करते थे और प्रधानमंत्री से अपने अपने राज्यों के लिए अनुदान मांगा करते थे कि साहब हमारे यहाँ शिक्षा में व्यवस्था दीजिए, हमारे यहाँ चिकित्सा में दीजिए, हमारे यहाँ उद्योग है। अतः विभिन्न प्रकार के मुद्दों पे चर्चा यहाँ यूनियन एंड स्टेट के बीच हुआ करती थी। सेम इस शासी परिषद में भी यही सब क्या हैं, सदस्य हैं। प्रधानमंत्री उसके भी अध्यक्ष हैं, वो ही कैबिनेट मंत्री हैं, राज्यों के मुख्यमंत्री और यूनियन टेरिटरी के आप प्रशासक और उपराज्यपाल। अतः सेम व्यवस्था है। अभी तक शायद आपको अंतर नजर आया नहीं होगा कि फिर अंतर क्या है, ये समझने का अंतर है। यदि आप समझ गए इन चीजों को तो फिर व्यवस्था ठीक है। केवल नाम बदल देने से डेवलपमेंट नहीं होता है। कहने को तो इसे थिंक टैंक तक कहा गया है कि नीति आयोग ये भारत सरकार के लिए एक थिंक टैंक के रूप में काम करेगा। बहुत सारे सुपर टाइम स्केल के आईएएस अधिकारियों को यहाँ रखा जाएगा और वो विभिन्न क्षेत्रों को लेकर के अध्ययन करेंगे और फिर भारत का क्या होगा, राष्ट्र निर्माण अर्थात भारत का विकास होगा, ढांचागत परिवर्तन होगा, राज्यों को महत्व दिया जाएगा। कहने को बहुत सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन कहने में और करने में अंतर होता है। ये भारत है, ये कोई जिला नहीं है, ये कोई राज्य नहीं है कि आप चाहे जब घोषणा कर दो या चाहे जब व्यवस्था बदल दो। ध्यान रखिए, बहुत बड़ा भारत है। सिर्फ घोषणा करने से या ढांचागत परिवर्तन करने से, नाम बदल देने से भारत का विकास नहीं हो रहा है। उस योजना को कितना अमली जामा पहनाया गया, उसे कितना धरातल पे लाया गया, वो योजना कितना जनता को लाभान्वित कर रही है और वो संस्थाएं कितना कारगर रूप से काम कर रही हैं। यदि ऐसा है तो भारत का डेवलपमेंट होने से कोई नहीं रोक सकता। और ये एक सोच विकसित करनी होगी हमें, चाहे वो आपका ब्यूरोक्रेटिक सेटअप हो, चाहे आपका वो पॉलिटिकल सेटअप हो, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो राज्यों के मुख्यमंत्री हो, अर्थात देश के पंच से लेके प्रधानमंत्री तक की जो व्यवस्था है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये सब जनप्रतिनिधि हैं। और यदि एक एक जनप्रतिनिधि काम करने लग जाए जनता के हित में, तो फिर ये संस्थाएं वास्तव में काम करते हुए दिखाई दे सकती हैं। अभी तक समानताएं चल रही हैं, तो समानता मेरे को बतानी पड़ेगी। जहां असमानता होगी, असमानता है, बस एनडीसी का नाम बदल के शासी परिषद कर दिया। इस पे और आता हूं आगे, अभी पूरा नहीं हुआ है। ये एनडीसी कार्य क्या करती थी? ये कार्य करती थी पंचवर्षीय योजनाओं का अंतिम रूप से अनुमोदन। 5 ईयर प्लान
जो हमने कहाँ से लिए थे? सोवियत संघ, रूस से लिए थे। वो 5 ईयर प्लान, इन पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण योजना आयोग किया करता था और अंतिम तौर पे राज्यों के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होती थी और फाइनली ये अप्रूव्ड हो जाती थी। अब यहां अंतर है नीति आयोग में। यहां आपके 5 ईयर प्लान क्या कर दिए गए हैं? समाप्त। अब कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बनेगी। अब क्या बनेगा इसकी जगह? इसकी जगह 3, 5, 15, 25 वर्षीय एजेंडा बनेगा, जिसको नाम दे रखा है विजन। और ये विजन 2022 जा चुका है, विजन 2025 आने को है, 2050 तक जा चुका है इनका विजन। अतः इनकी सोच कहां तक है कि 2050 तक भारत का इतना अधिक विकास कर दिया जाएगा कि विकास घर घर हो जाएगा। सिर्फ विजन दिखाने से नहीं, भूख तो मुझे आज है, रोजगार की जरूरत तो मुझे आज है। अतः वो रोजगार सृजन का काम आज की तारीख में हो। ठीक है, प्रत्येक सरकार अपना एजेंडा लेके चले, लेकिन उस एजेंडे पे आप काम करते रहिए। लेकिन जनता कब आपको कारगर मानती है? जब आप तात्कालिक उद्देश्यों की पूर्ति करने में सक्षम होते हैं, न कि ये विजन दिखाने से। ये 5 साल में आंकड़ा होता था पंचवर्षीय योजना में। साक्षरता दर कितनी बढ़ानी है हमें, लिंगानुपात कितना बढ़ाना है हमें, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर कितनी कम करनी है, औद्योगिक ढांचा कितना विकसित करना है, कृषि में कितना सुधार करना है, चिकित्सा में क्या सुधार किया जा सकता है, नए इनोवेटिव व्यवस्थाएं क्या लाई जा सकती हैं, और शिक्षा में क्या हो, रोजगार में क्या हो। ये पूरे भारत का एक खाका 5 साल का तैयार हो जाता था और हर 5 साल में उसका आकलन होता था कि आपकी जीडीपी क्या रही है, साक्षरता में कितना इजाफा हुआ है, महंगाई कितनी कम हुई है। 5 साल में आकलन हो जाता था। अगली सरकार को ये पता रहता था कि साहब पिछली बार हम यहाँ तक लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल हुए थे, अभी हमें और काम करना है। लेकिन यदि आपको कोई कह दिया जाए कि 50 साल बाद का विजन है, वो विजन का आकलन कौन करेगा? वो मौजूदा व्यक्ति धरती पर रहेगा कि नहीं रहेगा? अतः हर 5 साल में तो आकलन होना ही चाहिए। अतः ये अलग बात होगी कि हो सकता है 2050 तक हम और अमेरिका के भी ऊपर निकल जाएं और विश्व गुरु भारत बन जाएं, ये अलग बात है। लेकिन 2023 में जिसको भूख लग रही है उसको 2050 कब आएगा? अतः बदलाव करना है, संस्थागत कीजिए, व्यवस्थागत कीजिए, ढांचागत बदलाव किया जाए, नियोजन का बदलाव किया जाए, राष्ट्रीय संसाधन का आकलन सही तरीके से हो और जनता में उनकी भागीदारी और जनता में उनकी एक तरह से हिस्सेदारी या उनको बांटना, कहाँ तक किसको कितना क्या करना है, ये व्यवस्था देखी जाए तो हम डेवलपमेंट के नज़दीक होंगे। मेरी नज़र में ये 25-30 वर्षीय की बजाय 5 साल का आकलन ठीक रहता है। आपको मैं 50 क्लास पढ़ाने के बाद कहूँगा कि मेरा आकलन आप 50 क्लास बाद में करना, नहीं अभी हो जाएगा। हर एक घंटे आकलन कर रहे हैं आप कि कितना क्या नॉलेज है, कैसे कोई सवाल आ रहा है, क्या मैं उसको पढ़ा पा रहा हूँ कि नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, ये व्यवस्थाएं। अतः आकलन हाथों हाथ होना चाहिए। तो यहाँ नीति आयोग में ये बदलाव है और योजना आयोग में पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन होता था। पंचवर्षीय योजनाएं क्या हो गई हैं? समाप्त हो गई हैं। अगला अंतर देखिए, जो भी नंबरिंग है आपका 6 या 7, योजनाओं का स्वरूप। योजनाओं का स्वरूप, प्लानिंग कमीशन टॉप टू बॉटम और नीति आयोग ये
बॉटम टू टॉप, बॉटम टू अप या टॉप। इसका मतलब समझे? प्लानिंग कमीशन में योजनाएं ऊपर से, सेंटर से बनती हुई स्टेट तक, और स्टेट से आपके विलेज यानी लोकल बॉडीज, और ये आपके ग्राम पंचायत, और ये आपका वार्ड पंच, ये ऐसे चला करता था टॉप से नीचे की ओर। अब नीति आयोग में ये कहां से चलेगा? ये वार्ड, ग्राम, स्टेट और सेंटर, ये यहां कहा गया है कि साहब ग्राम स्तर पर, ग्राम स्तर पर एक सिस्टम, एक तंत्र विकसित किया जाएगा। क्या विकसित किया जाएगा? एक तंत्र विकसित किया जाएगा। जो क्या करना है? ये तंत्र, ये योजनाएं बनाएगा। और ये योजनाएं फिर ऊपर की तरफ जाएंगे और फिर विचार होगा। मैं पूछना चाहता हूं, यदि आप में से कोई पंच, सरपंच के नज़दीक हो और घर में हो, आप उन सरपंच से, पंच साहब से पूछना कितनी योजनाएं आपने बना दी हैं और वो स्टेट और सेंटर तक कितनी भेज दी गई हैं। एक ये वार्ड स्तर पे, ग्राम स्तर पे कोई कौन सा नियामक तंत्र बनेगा, या वो कौन काम कर रहे हैं, क्या उनमें इतनी समझ है? फिर इसको थिंक टैंक क्यों कह रहे हो? ये थिंक टैंक है, और इस थिंक टैंक में 100-200 आईएएस बैठे हुए हैं। फिर उनका काम क्या है? यदि योजनाएं ग्राम स्तर पे बनने लगी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ग्राम स्तर पे बनाएगा कौन? मुझे तो आज तक जानकारी नहीं है। मेरे गांव में तो आज तक किसी ने इस तरह की योजनाएं बनाई नहीं है, और बनाई हो तो हो सकता है मेरे को पता नहीं हो। तो बता दीजिए मुझे आप लोग कि साहब ये योजनाएं बनी हैं। पहले जो योजनाएं होती थी वो भी सेंटर द्वारा होती थी या स्टेट द्वारा होती थी। अतः ये तंत्र कब विकसित किया जाएगा? लेकिन आपसे सवाल पूछे तो बताना है भैया कि ये योजनाओं का स्वरूप कैसा था। योजना आयोग में टॉप से बॉटम, और नीति आयोग में बॉटम से टॉप, नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर। भारत सरकार का वर्तमान में थिंक टैंक किसको कहा गया है? नीति आयोग को कहा गया है। अतः ये दोनों में समानताएं अधिक हैं, अंतर नाम का है। लेकिन जो मेजर अंतर है वो इस तरह का कि ये, एक तो ये अंतर दिखाई देता है कि भाई टॉप से बॉटम और बॉटम से टॉप। एक अंतर ये कि साहब आप सहयोगी संघवाद लेकर के चल रहे हैं। भारत में सहयोगी संघवाद कब तक का दौर था? यानी एक तरह से 80 से पहले। उसके बाद सौदेबाजी वाला दौर आ गया। अब वापस हम किसकी तरफ बढ़े? सहयोगी संघवाद। बहुत अच्छी बात है कि संघ और राज्य आपस में मिलकर के काम करें, लेकिन क्या ऐसा संभव है? किसी ए दल की सरकार सेंटर में होगी और बी दल की सरकार राज्य में होगी, उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट होंगे, संघर्ष होगा। कितना भी आप अच्छा उद्देश्य लेकर के चल लीजिए, पॉलिटिकल पार्टी का हित ऊपर रखा जाता है। वो सरकार अपने दल की खाल बचाने में लगी हुई होती है। उनको छोड़कर यदि वास्तव में ही विकास कार्यों को तरफ ध्यान दिया जाए, सेंटर स्टेट की मदद करे, स्टेट सेंटर की मदद करें, तो जनहित साधा जा सकता है, जनहित किया जा सकता है, और हम विकास के एजेंडे को प्राप्त कर सकते हैं। और एक सहयोगी संघवाद हमें दिखाई देता है, दिखाई दे, लेकिन अभी तो संघ राज्यों को घेरता है, मुख्यमंत्रियों को, और मुख्यमंत्री संघ को। जहां अलग अलग दलों की सरकार है और जहां सेम दल की सरकार है, वहां प्रधानमंत्री सर्वे सर्वा होंगे। वहां राज्यों के मुख्यमंत्रियों की हिम्मत नहीं है कि वो बोल जाएं, लेकिन विपक्षवाद जहां जहां होगा उसको गौण कर दिया जाएगा। और ये आज की नहीं है, ये सदा से ऐसा ही होता आया है।
अतः संघ में जिसकी सरकार होगी, राज्य में दूसरे दल की सरकार है, तो उसके प्रति खींचतान हमेशा ही रहेगी। फिर सहयोगी संघवाद कहाँ है? ग्रेनविल ऑस्टिन ने कभी अध्ययन किया था भारतीय संघात्मक व्यवस्था का 67 में, 1967 में, तब वो भारतीय संघवाद को कहता है कि ये सहयोगी संघवाद था। फिर 89 से लेकर के 99 तक कितने प्रधानमंत्री बन गए? 8-9 प्रधानमंत्री बन गए। वीपी सिंह, नरसिम्हा राव, वाजपेयी, देवगौड़ा, गुजराल, फिर वाजपेयी, फिर वाजपेयी। अतः वहां क्या था? ये छोटे छोटे दल सौदेबाजी की भूमिका में थे। अतः मॉरिस जोन्स भारत का अध्ययन करते हैं संघात्मक व्यवस्था का, और वो कहते हैं क्या कि ये भारत में तो सौदेबाजी वाला संघवाद है। अतः सौदेबाजी वाले संघवाद को नहीं अपनाया जाए। हमें अपनाना तो किसको है? सहयोगी संघवाद को, कि संघ में प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री, यूनियन टेरिटरीज के मुख्यमंत्री, जहां मुख्यमंत्री नहीं है वहां के उपराज्यपाल और प्रशासक, ये सब आपस में मिलकर दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके और भारत के संरचनात्मक ढांचे में बदलाव करें। अर्थात हर व्यक्ति तक पहुंच बनाने का प्रयास किया जाए और एक एक रुपए का सदुपयोग सही तरीके से हो, तो सही मायने में भारत विश्व गुरु बन सकता है। अब पूरी की पूरी असीम संभावनाएं इस भारत में हैं, लेकिन केवल महज घोषणाओं से नहीं होगा, उसको धरातल पे उतारना पड़ेगा। धन्यवाद मित्रों।